अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वाले सब बख़ैर होंगे। बाबर मीडिया के साथ मैं बाबर इलियास हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। ज़िंदगी अल्लाह करीम का तोहफ़ा है और जब इंसान अपनी ज़िंदगी का ख़याल नहीं करता तो सबसे पहले जो चीज़ ख़राब होती है वो सेहत होती है। तो सेहत के लिए इलाज सुन्नत है। तो उसी सिलसिले में आज हमारी मुलाकात जो हो रही है वो चिचा वतनी में डॉक्टर मोहम्मद अफ़ज़ल साहब जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और काफ़ी अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं और बड़े तरह के उनके पास मरीज़ आते हैं। उन्हीं से हम आज मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे कि क्या होम्योपैथिक इलाज किस तरह ज़रूरी है, क्या उसमें मामलात हैं, कैसे-कैसे उसमें टेस्टिज़ होते हैं और कैसे पेशेंट उनके पास आते हैं। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वालों को हमारा ये आज का पैगाम, हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सर सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है, बताएँ सब खैरियत ये जी। बताएँ आप उसको लगा लें। आप ये बताएँ कि होम्योपैथिक और दूसरे तरीक़ा इलाज के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप होम्योपैथिक से वाबस्ता हैं, तो आजकल जैसे माहौल चल रहा है और पेशेंट और दूसरे नंबर पे बीमारियाँ, सेहत, इसमें आप होम्योपैथिक इलाज के हवाले से क्या कहते हैं? दरअसल होम्योपैथिक तरीका इलाज भी दूसरे तरीका इलाज की तरह ही एक इलाज है, लेकिन इसमें दूसरे तरीका इलाज के मुकाबले में 2-3 बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और जो इसको दूसरे तरीका इलाज से बेहतर तरीका इलाज बनाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि होम्योपैथिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो हमारी बीमारी दूर करने के साथ-साथ हमारे लिए और प्रॉब्लम भी पैदा करती है। तो पहला फ़र्क ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के बाद आप किसी भी किस्म के किसी दूसरे मसले का शिकार नहीं होते। आपका अपना मसला जो है या बीमारी है वही दूर होती है या मसला हल होता है। दूसरा ये है कि जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मेडिसिन लेने का तरीक़ाकार है वो होम्योपैथी में सबसे बेहतर है। अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं, ज़ाहिर है उसके लिए आपको दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, कड़वी गोली खाते हैं तो वो भी बाज़ औक़ात पसंद नहीं होती या बच्चे पसंद नहीं करते। इसमें अद्वियात जो हैं वो या तो मीठी गोलियों पे डाल के दी जाती हैं या कतरों की शक्ल में होती हैं और वो पानी में डाल के दी जाती हैं। दोनों सूरतों में या तो वो खुश ज़ायक़ा होती हैं या फिर उनका कोई ज़ायक़ा नहीं होता। लिहाज़ा दवाई को इनटेक करने में या दवाई खाने में किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। तीसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि जितने भी सर्जरीज़ होती हैं एलोपैथिक स्टाइल में जाके, उनमें से 90% ऐसी सर्जरीज़ होती हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं, जो होम्योपैथिक तरीका इलाज से उनको हम बग़ैर सर्जरी के उन मसाइल का हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी कॉमन सा मसला है, वो है टॉन्सिल्स का। बच्चों के टॉन्सिल्स होते हैं तो जब आप एलोपैथिक तरीका इलाज में जाएँगे, वो कहेंगे जी इसका ऑपरेशन होगा और कोई हल नहीं है। जबकि होम्योपैथी में ऑपरेशन के बगैर ही कुछ दिन दवाई खाने के बाद वो मसला हल हो जाता है और सारी उम्र के लिए हल हो जाता है। दूसरी बात जो बड़ा मशहूर है, वो बवासीर, पाइल्स जिसे कहते हैं, हेमोरॉइड कहते हैं, उसका ऑपरेशन है। तीसरे नंबर पे गुर्दे और पित्ते की पत्थरियों का ऑपरेशन है। इस तरह बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो कि किए जाते हैं एलोपैथिक स्टाइल में, लेकिन होम्योपैथी में वही सारे मसाइल हल हो जाते हैं बगैर ऑपरेशन के। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं जो होम्योपैथिक तरीका इलाज और दूसरे तरीका इलाज में मौजूद हैं। सर इसमें ये बात तो होगी, आप ये बताएँ कि होम्योपैथिक में कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज जो है वो कारआमद है? या आप समझते हैं कि तमाम किस्म की बीमारियाँ होम्योपैथिक इलाज में हो सकती हैं, होम्योपैथिक में इसका इलाज है? क्योंकि बाज़ लोगों के ज़हन में यही होता है कि जी नहीं वो तो बस हल्की-फुल्की दवा होती है, उसमें तो आराम नहीं आ सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा। जी, इसमें ये है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है ना, वो जनरल फ़िज़िशियन के तौर पे काम करता है। हम सर से लेकर पाँव तक तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। उसमें कोई तख़सीस या कोई तमीज़ या फ़र्क नहीं होता कि फ़लाँ बीमारी का इलाज हो सकता है, फ़लाँ का नहीं हो सकता। यानी सर से लेकर पाँव तक इसमें नफ़सियाती बीमारियाँ भी मौजूद हैं, जिस्मानी बीमारियाँ भी मौजूद हैं। उसमें वो भी जो जिनके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, वो भी, और जिनके लिए मेडिसिन दी जाती है, वो सारी की सारी बीमारियों का इलाज इसमें हो जाता है। सर इसमें जैसे आपने देखा है कि आज तो किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएँ तो वो 10-15 टेस्ट लिख के दे देता है बंदे को। वो इतना बीमारी पे खर्च नहीं आता, मेडिसिन इतनी महँगी नहीं होती जितनी महँगी टेस्ट हैं। और बाज़ तो ये भी ज़हन में चल रहा है कि वो लैबॉरेटरियों वाले डॉक्टर के साथ मिले होते हैं पैसे वग़ैरह। ख़ैर, आप ये बताएँ कि क्या होम्योपैथिक में भी टेस्ट करवाए जाते हैं? आम तौर पर टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती।
हम मरीज़ से अलामत लेकर उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड जो होता है किसी बीमारी के हवाले से उसको जानते हैं, उसके मुताबिक ही उसको मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन कभी कभार बीमारी की असल हालत या जिस्म की अंदर कोई ख़राबी मौजूद है, उसकी असल हालत को समझने देखने के लिए टेस्ट कभी कभार करवा लिए जाते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट या इतने ज़रूरी नहीं होते जितने के दूसरे तरीक़े इलाज में होते हैं। सर ये बताइएगा कि आपके पास बतौर जो डॉक्टर मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो किस किस्म के होते हैं? ज़्यादातर मरीज़ जो हैं अब जो आ रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, वो उनमें गुर्दे के मरीज़, गुर्दे और पेशाब से मुतल्लक़ बीमारियाँ, इसमें गुर्दे की पत्थरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब की रुकावट हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो सकता है, ये मसले। दूसरे नंबर पे मैदे के अमराज़, जो किसी तरह का अल्सर से लेकर मैदे के कैंसर से लेकर बदहज़मी से लेकर जहाँ तक भी हो। और फिर उसके बाद बवासीर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग बवासीर का शिकार हैं, जिसको पाइल्स और हेमोरॉइड दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, खूनी और बाती बवासीर उसमें। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे वो है जोड़ों का दर्द। ये मसाइल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जितने भी मरीज़ आते हैं उनमें से तकरीबन 70 से 80% मरीज़ जो होते हैं वो इन्हीं 4 बीमारियों का शिकार नज़र आते हैं। सर इसमें क्या होम्योपैथिक में, जैसे आपने पहले इब्तिदा में ज़िक्र किया कि नफ्सियाती मरीज़ भी आते हैं, तो क्या नफ्सियाती मरीज़ों का जो इलाज है वो मुकम्मल तौर पे होम्योपैथिक में मौजूद है? जी, इसमें जो दौरे हाज़िर के जो बड़े मसाइल हैं, जिसमें डिप्रेशन है, मायूसी है या गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन है या दूसरे नींद का ना आना, इस तरह के जो मसाइल हैं उनका बेहतरीन इलाज हो जाता है और पर थोड़े अरसे में हो जाता है। आम तौर पर जब हम दूसरे किसी स्टाइल में जाते हैं, एलोपैथिक स्टाइल में, तो एक तो उन्होंने इसमें नींद की दवाई ज़रूर शामिल करना होती है और दूसरा ये होता है कि उनका इलाज लंबा होता है, बाज़ औक़ात सालों पे मुहित होता है नफ्सियाती अमराज़ का इलाज। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। एक तो ये है कि कोई नींद की दवाई शामिल नहीं होती, दूसरा ये है कि डिप्रेशन, मायूसी, शिज़ोफ्रेनिया या जितने भी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसले जो भी हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया या दूसरे तीसरे जितने मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल जिनको हम कहते हैं, वो सारों का इलाज हो जाता है और थोड़े अरसे में हो जाता है और इसमें किसी किस्म की कोई सेडेशन या नींद की दवाई भी शामिल नहीं होती। सर इसमें ये बताइएगा कि आजकल एक सबसे ज़्यादा बीमारी है गुर्दों की, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे होम्योपैथिक के हवाले से? गुर्दों की बीमारी में सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो तो गुर्दों में पथरी के आते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पे गुर्दों की इन्फेक्शन, तीसरे नंबर पे पेशाब से कुछ मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह के प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला या पेशाब आने में रुकावट हो जाती है, ये मसाइल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो गुर्दों के मसाइल हों, इन्फेक्शन हो या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए या गुर्दे सिकुड़ जाएँ, हत्ता कि अगर पेशेंट को डायलिसिस भी रिकमेंड किया जाता है कि डॉक्टर कहते हैं क्रिएटिनिन बढ़ गया है, अब आप डायलिसिस करवाएँ, तो उन मरीज़ों का भी होम्योपैथी में शाफ़ी इलाज मौजूद होता है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा सुनने वालों को कि अगर किसी को डायलिसिस रिकमेंड हो गए और डायलिसिस करवा भी रहे हैं, तब भी उनको होम्योपैथिक डॉक्टर से या हमसे मिलना चाहिए और बहुत उम्मीद है इस बात की कि डायलिसिस भी कुछ अर्सा दवाई खाने के बाद उनके छूट जाते हैं और वो नॉर्मल जो किडनी का फंक्शन है, वो रिस्टोर हो जाता है और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो जाते हैं। ज़बरदस्त। सर इसमें ये बताइएगा कि क्या होम्योपैथिक में पोशीदा अमराज़ जिनमें औरतों के और मर्दों के, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पोशीदा का अमराज़ का बेहतरीन इलाज होम्योपैथी में मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है इस पे अब ज़्यादा खुल के बात नहीं की जा सकती। सुनने वाले समझते ही हैं कि मर्दाना और ज़नाना पोशीदा अमराज़ जिस भी किस्म के हैं उनका इलाज हो जाता है। हत्ता कि अगर कुछ लोग जो हैं जो किसी तिब्बी वजह की बिना पर जिनके औलाद नहीं हो रही होती, उनका भी इलाज हो जाता है और अल्लाह ताला करम करता है, अल्लाह ताला उनके घर में भी रहमत और बरकत नाज़िल करता है। तो ये इसमें बेहतरीन इलाज मौजूद है और इसके साथ-साथ ये भी होता है कि जैसे पहले बात हुई शुरू में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो आम तौर पे ये मशहूर है कि जो मखसूस अमराज़ के इलाज में जो अद्वियात, ख़ास तौर पे देसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें गुर्दों पे वो ज़ोर डालती हैं, गुर्दों को ख़राब करती हैं। तो होम्योपैथी में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, ये बेहतरीन इलाज होता है और सेफ़ एंड साउंड है। सर इसमें चाहे वो नफ्सियाती मरीज़ का इलाज हो या गुर्दों के मरीज़ का इलाज हो या औरतों के पोशीदा अमराज़ का इलाज हो या मर्दों के पोशीदा अमराज़ का इलाज हो, उसमें ख़र्च कितना आता है? क्या ये भी बाकी मेडिसिन्स की तरह, हकीमों की तरह, डॉक्टर की तरह टेस्ट करा लो और लाखों करोड़ों में चला जाता है निज़ाम और फिर भी मरीज़ अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, या इसमें भी कोई है कायदा कानून? पहली बात तो ये है कि हम टेस्ट जितने वहाँ पे करवाए जाते हैं उतने नहीं हम करवाते हैं, नतीजे के तौर पर बहुत सारे पैसे बचते हैं टेस्टों की शक्ल में। दूसरी बात ये होती है कि आम तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं उन्होंने कोई अलग फ़ीस का निज़ाम नहीं रखा होता
कि इतनी फ़ीस पहले दें और उसके बाद वो जस्ट प्रिस्क्रिप्शन होगी, नुस्खा लिखा मिलेगा, दवाई अलग लेनी होती है। हम दवाई वगैरह सारा कुछ उसमें फ़ीस भी शामिल हो गई, नुस्खा भी शामिल हो गया और दवाई भी साथ शामिल होगी, सारा कुछ इकट्ठा करते हैं तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता। एलोपैथी और हिकमत के मुकाबले में, दोनों तरीका इलाज जो है उनके मुकाबले में इसका ख़र्च बहुत ही कम होता है। सर, ये तो दोस्तों हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको होम्योपैथी से तो कुछ तारफ़ करवाया है। इंशाल्लाह इसके बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला था, तो इन्होंने मेडिसिन वगैरह मुझे दी मैंने, फिर वो एक दर्द का मसला था, कमर दर्द का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो उस हवाले से हम इनके साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों पे, चाहे वो पोशीदा बीमारियाँ हों या गैर पोशीदा, उन पे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे और इनसे मेडिसिन के बारे में भी पूछेंगे, इलाज के बारे में भी पूछेंगे, तरीक़ा इलाज के बारे में भी पूछेंगे। सर, आज की वीडियो में आप अपना आखिरी पैगाम क्या देंगे होम्योपैथिक इलाज के हवाले से? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हम वैसे तो मुसलमान, हमें दीन की जो बातें उन पे अमल करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और दीन के जो अहकामात उन पे अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है किसी बीमारी के बाद, वो हमेशा उल्टा प्रोसेस है। होना क्या चाहिए कि सबसे पहले किसी बीमारी के सिलसिले में आपको मेडिसिन होम्योपैथिक लेनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि मसला कुछ ऐसा हो गया है जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व हो गई या उसके बगैर गुजारा नहीं होता, तो फिर एलोपैथिक स्टाइल की तरफ जाना चाहिए। ना कि पहले ही हम एलोपैथिक स्टाइल को एंड पे रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने हैं, वहाँ पे हमें ऑपरेशन भी बाज़ वक़्त फेस करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और नेचुरल भी यही है कि जब तक हम एक महफूज तरीक़े इलाज से अपना इलाज करवा सकते हैं, जहाँ पे हमें ऑपरेशन का सामना भी ना करना पड़े और जिस्म को नुकसान भी ना हो साइड इफ़ेक्ट की शक्ल में, तो पहले उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही पैगाम है कि जब कभी ऐसा मसला हो तो पहले आपको होम्योपैथिक फ़िज़िशियन के पास जाना चाहिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के से मिलना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की जैसा, तो उसको बाद में देखना चाहिए, बाद में जाना चाहिए। अगर हम ये करें कि पहले ही हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएँ और फिर वहाँ से जो भी करवाना है, सर्जरी करवा ली, सारा कुछ करवा लिया, जब बेबसी तारी हुई उन्होंने कहा घर ले जाएँ और घर ले जाने के बाद फिर मरीज़ को घर में डाल दिया और अब सोचा कि चलो होम्योपैथी को भी आज़मा लें, तो ये तरीक़ेकार हमारे यहाँ कुछ उल्टा हो जाता है। तो उस वक़्त फिर मरीज़ को वो फ़ायदा हम नहीं पहुँचा सकते जो शुरू में पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वालों को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के आखिर में आप डॉक्टर साहब का नाम, पता, फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, वहाँ पे आप इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से मशावरत कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इंशाल्लाह इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी बीमारियों के हवाले से हमारी इनके साथ नशिस्त होती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।